तो 2019 में मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, और वो मिस्टेक ये थी कि मैंने दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम देखना शुरू किया था 2019 में, और मैंने शायद वो फर्स्ट एपिसोड या सेकेंड एपिसोड पे ही छोड़ दिया था। मुझे रीज़न तो याद नहीं कि मैंने क्यों छोड़ा था, बट आप एक एनिमे से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो जिसका नाम ही हो दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। और ये एनिमे अपने नाम से बिल्कुल सही रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली एनिमे का प्लॉट क्या है? एनिमे का प्लॉट है कि एक 37 ईयर ओल्ड का इंसान है, सातोरू मिकामी, जिसकी जापान में रह रहा होता है और जिसकी वहाँ पे डेथ हो जाती है बीच बाजार में, क्योंकि उसे एक चाकू से घोंप दिया जाता है। और उसकी लास्ट डाइंग विश भी यही होती है कि उसके जो है कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव जो है इरेज कर दी जाए, ब्राउजिंग हिस्ट्री इरेज कर दी जाए, ताकि कोई और ना देख पाए। वेरी सिंपल। और वो दूसरे वर्ल्ड में फिर री इनकारनेटेड होता है एक स्लाइम के रूप में। एक स्लाइम को हिंदी में कहते भी क्या है? डोंट वरी, मैंने ये एनिमे शुरू करने से पहले, सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक, दोबारा देखने से शुरू करने पहले मैंने स्लाइम सर्च कर लिया था कि एक्चुअल में हिंदी में कहते क्या है, बिकॉज इंग्लिश में स्लाइम हमें समझ में आ रहा है, बट हिंदी का एग्जैक्ट वर्ड क्या है? तो मैं आपको बता देती हूँ, स्लाइम को हिंदी में कहते हैं कीचड़। बट दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। का कीचड़ काफ़ी अच्छा दिखता है, ब्लू रंग का विद अ स्फीयर, उसकी जो फॉर्म है स्फीयर। मूविंग ऑन, तो स्टोरी का प्लॉट सिंपल सा ये है कि मैंने आपको बता दिया एक दूसरे इसेकाई वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होता है एक कीचड़ के रूप में। और अब आप सोच रहे होंगे कि एक कीचड़ का गोले के पास क्या ही पावर हो सकती है। यही मैंने शायद गलती करी थी उस टाइम। नहीं, मैंने कोई गलती नहीं करी थी उस टाइम, मैंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया था, मैंने यहाँ से शुरू किया। तो उस कीचड़ के पास हीट रेजिस्टेंट है, फायर रेजिस्टेंट है, वैसे हीट रेजिस्टेंट फायर रेजिस्टेंट एक ही चीज़ हो गई, पेन रेजिस्टेंट है, ऑल्सो कोल्ड रेजिस्टेंट है, बट उसकी सबसे अच्छी पावर है प्रेडेटर। उसका पावर का मतलब है कि वो कोई भी चीज़ खा सकता है, और उस खाते ही उस सारी चीज़ों की पावर उसके अंदर आ जाएगी और वो डुप्लीकेट कर सकता है, चाहे वो कोई थिंग हो या फिर कोई ह्यूमन बीइंग हो या फिर कोई अलग मॉन्स्टर हो। और वहीं पे वो एक केव में रीइंकार्नेट होता है, और वो ऐसे अपनी टर्म्स से काफ़ी जल्दी, अपनी दशा से वो काफ़ी जल्दी टर्म्स पे आ जाता है कि वो एक स्लाइम है, बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो इतना सैड होता है अपनी प्रीवियस लाइफ में। वहाँ पे उस केव में काफ़ी सारे स्टोन क्रिस्टल्स होते हैं और ग्रास होती है, और स्लाइम उस एक देख करके वो सारी चीज़ें खाने लग जाता है। ऑल्दो उस टाइम उसे नहीं पता होता कि ये जो ग्रास है वो आगे जाके हीलिंग पोशन के लिए काम आ सकती है, और ये क्रिस्टल्स एक बहुत ही मजबूत स्वॉर्ड्स बना सकते हैं। बाद में उसे पता चल जाता है, बिकॉज उसके सबकॉन्शियस माइंड में ग्रेट सेज करके नाम की एक सॉर्ट ऑफ एआई कहूँगी मैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो उसे चीज़ें बताती रहती है। और बेसिकली इस स्लाइम को अभी इस वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता, और वहाँ पे उसे एक मिलता है केव में ड्रैगन, जो कि वहाँ पे ऑलरेडी इम्प्रिजन्ड है एक मैजिकल बैरियर से, जो कई सालों से, वो भी कई सालों का मेरा मतलब है कई सौ सालों से वहाँ पे स्लाइम की और उस ड्रैगन की दोस्ती हो जाती है। और उस ड्रैगन का नाम होता है वेल्डोरा टेम्पेस्ट, और वो ड्रैगन उस स्लाइम को भी नाम दे देता है रिमुरु टेम्पेस्ट। अब इस इसेकाई वर्ल्ड में एक अलग सी चीज़ ये है कि यहाँ पे सभी मॉन्स्टर्स के नाम नहीं होते। एक्चुअली में यहाँ पे किसी मॉन्स्टर के नाम पहले नाम ही नहीं होते, आपको नाम देना पड़ता है एक पर्टिकुलर मॉन्स्टर को, और कोई भी मॉन्स्टर ऐसे किसी भी दूसरे मॉन्स्टर को नाम नहीं दे सकता अनलेस एंड अनटिल उसका खुद ही कोई नाम ना हो और वो पावरफुल ना हो। और यहाँ पे सिर्फ नाम एक पावरफुल एंटिटी ही दे सकती है, जैसे कि एक डीमन लॉर्ड, यस इस सीरीज में डीमन लॉर्ड भी है, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर। तो जब आपको नाम मिल जाता है तो आप इवॉल्व हो जाते हो, आपके पास और ज़्यादा पावर हो जाती है। तो ड्रैगन रिमुरु टेम्पेस्ट नाम रखता है उस स्लाइम का, टेम्पेस्ट उसका भी फैमिली नेम होता है, तो एक अपनी फैमिली में उसे ज्वाइन कर लेता है। अब यहाँ पे उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, स्लाइम जो है और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, एक्चुअली और नहीं कुछ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, बिकॉज ड्रैगन इतना पावरफुल है कि बेशक वो इम्प्रिजन्ड है उस फॉरेस्ट में, जूरा फॉरेस्ट में, पर उस जूरा फॉरेस्ट में इम्प्रिजन होने के बाद भी उसने एक पावर स्केल बैलेंस करी हुई है। ऐसे भी कोई किसी पे अटैक नहीं कर सकता वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे रूल है उस ड्रैगन का, बेशक वो इम्प्रिजन हो। अब वहाँ पे जब उनकी दोस्ती हो जाती है तो रिमुरु टेम्पेस्ट दिल का इतना अच्छा स्लाइम है, इससे अच्छा स्लाइम आपने कभी देखा ही नहीं होगा। वैसे आपने कभी जिंदा स्लाइम नहीं देखा होगा, बट इससे अच्छा स्लाइम आपने कभी नहीं देखा होगा। वहाँ पे वो उसको ड्रैगन को हेल्प करने को ऑफर करता है कि मैं तुम्हें इस प्रिजन से निकालूंगा, इस ना दिखने वाली मैजिकल प्रिजन से निकालूंगा। अब वो उसके लिए क्या करता है कि वो प्रेडेटर यूज़ करता है और उसे अपने अंदर खा लेता है बेसिकली।
कि आप मेरे अंदर आइए और जो ग्रेट सेज, जो मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है रीमुरू के अंदर, उस स्लाइम के अंदर, वो हेल्प करती रहेगी, वो आप एनालाइज करती रहेगी कि कैसे इस बैरियर को तोड़ा जाए। यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आगे इस केव से बाहर जब निकलने लग जाता है स्लाइम, तो वहाँ पे उसे गॉब्लिन्स मिलते हैं। गॉब्लिन्स हेल्प मांगते हैं क्योंकि यहाँ से केव से ड्रैगन के जाने से पावर बैलेंस बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया है और अब यहाँ पे दूसरे मॉन्स्टर्स को अटैक कर रहे हैं। तो वहाँ पे गॉब्लिन्स उसकी हेल्प मांगते हैं क्योंकि एक्चुअली में मॉन्स्टर्स का ऑरा होता है और स्लाइम एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर बन गया है वो फैमिली नेम मिलने के बाद, और वो एक ऑरा एमिट कर रहा है जिससे कि दूसरे मॉन्स्टर समझ पा रहे हैं कि ये पावरफुल है, जो कि ऑब्वियसली बात स्लाइम को नहीं पता। तो वहाँ पे वो गॉब्लिन्स की हेल्प करता है डायर वुल्फ से बचने के लिए। फिर वो डायर वुल्फ्स को भी अपने क्लैन में जोड़ लेता है। धीरे धीरे करके ऐसे एक बहुत ही बड़ा नेशन बना लेता है यहाँ पे ये। अब जब वो स्लाइम गॉब्लिन्स की हेल्प करता है तो सारे गॉब्लिन्स नेमलेस होते हैं और उन सभी को वो नेम दे देता है, सभी मॉन्स्टर्स को, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि नेम देने के भी कोई रिप्रिकॉशंस होते हैं। और एज ए ह्यूमन हर किसी का नाम होना ही चाहिए क्योंकि हम तो अपनी थिंग्स के भी नाम रख देते हैं। और जो डायर वुल्फ्स होते हैं वो उन्हें भी अपने अंडर ले लेता है और उनको भी वो नेम दे देता है। हालांकि उसके बाद उसको 3 दिन तक रेस्ट में जाना पड़ता है, स्लीप में जाना पड़ता है, और वो इसी तरह से उस गांव का लीडर बन जाता है, मास्टर बन जाता है। और स्टोरी इसी तरह से कुछ आगे प्रोग्रेस होती है, कभी किसी की हेल्प हो जाती है, कभी कुछ आ जाता है और वो हेल्प करता जाता है लोगों को क्योंकि उसका दिल इतना ज़्यादा साफ़ है। लिटरली इसमें स्लाइम का काफ़ी दिल साफ़ है और एक नॉर्मल इंसान की तरह ही है। अगर मैं देखूंगी, मैं किसी की मदद करना चाहूँगी तो ऑब्वियसली आई वुड हेल्प देम, जब मेरे पास पावर होगी तो। और अगर मैं इसी तरह से स्टोरी लाइन बताती रही तो मैं सीज़न 1 के हर एक एपिसोड की स्टोरी लाइन बता ही दूंगी। ऑल्दो इस वीडियो में हम दोनों सीज़न की बात करेंगे, सीज़न 1 और सीज़न 2 की, क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों में ये दोनों ही बिंज वॉच कर लिए हैं। और जब मुशोको टेंसेई की वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि ये वीडियो जो है एनिमे काफ़ी सिमिलर होगा स्लाइम की तरह। हालांकि तब मैंने स्लाइम देखा नहीं था, बहुत ही थोड़ा सा देखा था, बट मुझे उसकी स्टोरी लाइन पता थी क्योंकि मुशोको टेंसेई में भी वो मर जाता है और फिर रीइनकार्नेट होता है। बट फ़र्क इतना है कि वो ह्यूमन की तरह रीइनकार्नेट होता है और ये एक स्लाइम की तरह। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयबल हैं। तो इस वीडियो में आपको सीज़न 1 के कुछ स्पॉयलर्स मिल सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी लोगों ने पहले ही देख रखा है, पर सीज़न 2 का मैं कोई भी स्पॉयलर नहीं दूंगी और सीज़न 1 के भी कोई बहुत ही ज़्यादा बड़े स्पॉयलर नहीं होंगे। तो स्टोरी लाइन तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ही चलती रहती है। पूरे सीज़न 1 वैसे काफ़ी बड़ा है। बात करें कैरेक्टर्स की तो मैं सिर्फ यहाँ एक ही कैरेक्टर की बात करूँगी और जो मैं प्लॉट में भी बात कर रही थी वो है रीमुरू टेम्पेस्ट द स्लाइम। पहली बात तो मुझे उसका कैरेक्टर इतना ज़्यादा पसंद आया, मतलब उसका लास्ट रिजॉर्ट होता है। बेशक ये एनिमे आपका इसेकाई है पर ये एक्शन बेस्ड नहीं है इतना ज़्यादा। इसमें काफ़ी ज़्यादा लेड बैक चीज़ें करी हैं रीमुरू ने कि जब तक लड़ाई का मौका ना आ जाए तो लड़ाई क्यों करनी है। वो सोचता है चीज़ें ऐसे ही सॉर्ट हो जाएं और मुझे वो काफ़ी सही लगा। अब धीरे धीरे रीमुरू को भी पता है कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ, बट उसका बिल्कुल भी उसका कोई ऐसा ईगोइस्टिक नहीं है और वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहता। बस उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वो बात अलग है। और इस सीरीज़ में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत ही सारे कैरेक्टर्स हैं, पर इस सीरीज़ में ये चीज़ डिफरेंट है कि जैसे बाकी एनिमेज़ में भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स होते हैं बट वो सारे कैरेक्टर्स इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते या फिर उनको इतना दिखाया नहीं जाता। यहाँ पे दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम बहुत ज़्यादा डिफरेंट है दूसरे एनिमे से कि यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना उन सबको स्क्रीन टाइम दिया हुआ है और स्टोरी फिर भी एक मेन प्रोटोगनिस्ट के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। स्टोरी वो स्लाइम के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है बट फिर भी सारे कैरेक्टर्स टाइम टू टाइम इंक्लूड करे जा रहे हैं। इतने सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करे जा रहे हैं कि आप भूल जाओ बट आप एक भी कैरेक्टर नहीं भूलते हो। तो ये मुझे एनिमे की काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात लगी, क्योंकि अगर यूजुअली दूसरे एनिमे में अगर साइड कैरेक्टर्स को भी अगर दिखाया जाता है, उन्हें सिग्निफिकेंटली दिखाया जाता है तो वो ही बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम खा जाते हैं। स्टोरी थोड़ी कुछ एपिसोड्स के लिए भटक जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है स्लाइम में। स्लाइम कह रही हूँ, दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम में ऐसा कुछ नहीं होता। स्टोरी फिर भी उस मेन प्रोटोगनिस्ट के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है और ये उन चीज़ों में से एक चीज़ है कि जो मुझे इस एनिमे में काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। दूसरी चीज़ जो मुझे इस एनिमे में पसंद आई कि एनिमे इतना सिंपल और ईजी है ना कि एक्शन ओरिएंटेड नहीं है बट इसके काफ़ी सारे जॉनरास हैं।
बहुत ही ज़्यादा सिंपल एनिमे है, मतलब इससे ज़्यादा सिंपल आप क्या लोगे कि एनिमे का नाम ही है दैट टाइम आई गॉट री इनकारनेटेड एज अ स्लाइम, मतलब कि वो वाला समय जब मैं एक स्लाइम की तरह री इनकारनेट हुआ था। और एक्चुअल में पूरा एनिमे इसी बारे में है, इससे ज़्यादा सिंप्लिसिटी क्या लोगे। बट सिंपल है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्जॉय नहीं करोगे, आप हर एपिसोड इतना इन्जॉय कर रहे हो। मैंने हर एपिसोड आराम से इन्जॉय करा है, मुझे तो हर जगह कभी कभी फ़नी भी लगा। जैसे दूसरे एनिमे में फ़नी बनाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे बेवकूफ़ दिखा देंगे लोगों को, या फिर मीन हरकतें कर रहे होंगे तो फ़नी हो जाता है वो, जो कि मुझे इतना ज़्यादा फ़नी नहीं लगता। इस एनिमे में ऑकवर्डनेस से फ़नी दिखाई है, कोई बात नहीं, बट बातों से भी थोड़ी फ़नीनेस दिखाई है, जो कि मुझे इस एनिमे में काफ़ी अच्छी लगी। तो ये मैं दूसरी चीज़ ऐड करूँगी कि जो मुझे इस एनिमे में अच्छा लगा। तीसरी चीज़, इस एनिमे में मॉन्स्टर्स को मॉन्स्टर्स की तरह दिखाया हुआ है और ह्यूमंस को ह्यूमंस की तरह। अब यहाँ पे मॉन्स्टर को मॉन्स्टर की तरह ये नहीं कह रही मॉन्स्टर है तो बुरे होंगे, नहीं, वहाँ पे मॉन्स्टर की जो साइकी है वो काफ़ी सिंपल दिखाई है, वेरस ह्यूमंस वहीं पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखाए गए हैं कि उनको इतनी जल्दी नहीं होती, चीज़ें समझ में नहीं आती, या फिर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं वो चीज़ें। बुरे ह्यूमंस भी नहीं दिखाए गए हैं, वही चीज़ दिखाई गई कि मॉन्स्टर्स में भी कोई बुराइयाँ हैं तो ह्यूमंस में भी कोई बुराइयाँ हैं। और यहाँ पे मॉन्स्टर्स एक्चुअल में काफ़ी अच्छे दिखाए हुए हैं। यहाँ पे फाइट भी होती है। एक तो इस एनिमे में आपको सब मिल जाएंगे, सारी फिक्शनल चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि डीमन लॉर्ड हो गया, ऑर्ग्स हो गए, लिजर्ड मैन तक मिल जाएगा आपको इसमें डायरवुल्फ्स मिल जाएंगे, गॉब्लिन्स मिल जाएंगे, ओगर्स तक मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जब विलन भी आता है ना, तो वहाँ पे विलन का भी एक दिखाते हैं पास्ट कि वो विलन नहीं बनना चाहता था, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, वो एक्चुअली में तो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि ओगर वाले आर्क में हुआ था। और यहाँ पे दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, बट वो ओगर वाला आर्क जब ख़त्म हुआ था, जब वो उसे डिवार कर लेता है ओगर को, मुझे तो नारुतो याद आया था जब उसकी स्टोरी बताई गई थी, क्योंकि मैं और किसी से रिलेट ही नहीं कर पा रही थी और मैं नारुतो से ही कर पा रही थी। इसका मतलब ये नहीं है कि नारुतो और ये सेम है, ऑल्दो जो विलेज है मॉन्स्टर्स का वो हिडन इन द लीव्स है, बट दिस इज़ नॉट नारुतो गाइस। इस स्टोरी में एक्शन भी है, बट वो एक्शन आपको दूसरे लोगों का ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं स्लाइम को छोड़ के, क्योंकि स्लाइम वहाँ पे उड़ता हुआ जाएगा और अपने एक ही हाथ से सब चीज़ रोक देगा। अब आप सोच रहे होंगे इसमें हाथ भी कैसे आ जाता है, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो बदलती हैं वो एपिसोड 6 से बदलती हैं सीज़न 1 में। और जो स्लाइम का ह्यूमन रूप है, जो जब वो शीजू मर जाती है और वो शीजू को खा लेता है, अपने अंदर समा लेता है और उसकी विल सब कुछ अपनी बना लेता है और उसका ड्रीम और विल खुद फॉलो करने लग जाता है, वहाँ पे जो उसका कैरेक्टर निकल के आता है ब्लू बालो का, रीमुरो टेम्पेस्ट का, मुझे तो वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एक और ख़ास चीज़ जो मुझे इस एनिमे की काफ़ी पसंद आई वो ये था कि वैसे आपको सेकंड और थर्ड एपिसोड में ही देखने को मिल जाती है, जब गॉब्लिन्स और डायरवुल्फ फ्रेंड्स बन जाते हैं, दोनों की लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं और रीमुरू जो है उस विलेज का हेड बन जाता है, लीडर बन जाता है। तो वहाँ पे वो कुछ रूल सेट करता है कि कैसे आप ह्यूमंस को हर्ट नहीं करेंगे और दूसरा किसी भी दूसरी रेस में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। तो ये वाला रूल मॉन्स्टर समझ ही नहीं पाते कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे मतलब दूसरी रेसेस के साथ, कि ये दूसरी रेसेस होती क्या हैं, जबकि खुद मॉन्स्टर्स इतने ज़्यादा डिफरेंट हैं और ये चीज़ सिर्फ होती है ह्यूमंस में, जहाँ पे हम अपनी ही बॉर्डर के साथ और अपने ही एशियन यहाँ पे या फिर अमेरिकन इसी में इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं। मॉन्स्टर्स को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही कि डिस्क्रिमिनेशन जैसा क्या होता है, तो वो ह्यूमरस था मेरे लिए, दैट वाज रियली नाइस। अगर अब मैं बात करूँ कि क्या क्या चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी, तो एज सच मुझे कुछ भी ऐसा नहीं था कि मुझे अच्छा ना लगा हो, ऑल्दो मैंने कुछ लोगों से सुना था कि उन्हें ये चीज़ नहीं अच्छी लगी, कि एनिमे बहुत सिंपल चल रहा था, गलत डायरेक्शन में क्यों लेकर गए या फिर इस डायरेक्शन में जाने की क्या ज़रूरत थी, डीमन वाले डायरेक्शन में। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, स्टोरी तो किसी ना किसी तरह से इवॉल्व होगी, मुझे तो ये एनिमे काफ़ी फुलफिलिंग लगा। दिस एनिमे वॉज होलसम, कि देख के मज़ा आ रहा था काफ़ी ज़्यादा, और इस एनिमे को हर इंसान देख सकता है। अगर आप इसेकाई के फ़ैन हैं तो ऑब्वियसली इसे देख सकते हैं, आप एक्शन के फ़ैन हैं तो इसे देख सकते हैं, अगर आप स्लाइस ऑफ लाइफ के फ़ैन हैं तो इसे देख सकते हैं, अगर आप पैरोडी के फ़ैन हैं तो इसे देख सकते हैं। दिस एनिमे इज़ सो इन्जॉयबल, एवरीवन कैन वॉच इट एंड एन्जॉय दिस एनिमे। जिस चीज़ की इस एनिमे में कमी थी वो मैं यही कहूँगी, एक कि यहाँ पे ना कोई ऐसी डिप्रेसिंग सी और सैड सी मोमेंट नहीं है। और मैं ये नहीं कह रही कि आप सैडनेस लेकर आओ एनिमे में, बट एज सच भी कोई मरता नहीं है यहाँ पे, सब चीज़ इवेंचुअली ठीक ही हो जाती है। एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज़ हैप्पी, तो ये एज सच कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट ये एस्पेक्ट ये एनिमे मिस कर रहा है थोड़ा सा। फर्स्ट एपिसोड से इसमें हैप्पीली एवर आफ्टर चल रहा है, जो कि मैं एंजॉय काफ़ी कर रही हूँ, मुझे इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बट तो कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। आई वॉज हैप्पी विद द एनिमे, आई वॉज हैप्पी वॉचिंग इट। एक जो चीज़ मैं कहूँगी वो ये कि सीज़न 2 में आप फर्स्ट एपिसोड
देख लो। उसके बाद स्टोरी मुझे लगता है कि 6th एपिसोड के बाद ही शुरू होती है। मतलब अगर आप एक पूरे सीज़न को, अगर आप जितने भी एपिसोड्स अब तक आए हैं उन सभी को देखोगे, अगर आप मिस कर दोगे ना पहले के एपिसोड जो सीज़न 2 के फर्स्ट को छोड़कर, तो ऐसा डिफरेंस नहीं पता चलता कि स्टोरी आगे चली गई हो बहुत ज़्यादा या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया हो। नहीं, सीज़न कह रही हूँ, एपिसोड 6 से ही एक्चुअल में ऐसा लगता है कि स्टोरी शुरू हो रही है। तो ये एक सेकंड चीज़ कहूँगी कि जो ये यहाँ पे लैक हुई है। बाकी एनिमे सबके लिए है, सारे ही इसे लोग जाके देख सकते हैं। और इस एनिमे ने उस प्रॉपर इसेकाई जॉनर से स्टिक किया है कि जैसे इसेकाई में होते हैं ना कि आपकी फैंटेसी होती है कि एल्व्स ऐसे ही दिखते होंगे, लिजर्डमैन ऐसे ही दिखते होंगे या ऑग्स ऐसे ही दिखते होंगे, सारी चीज़ें की ऐसी ही हैं। सारे इस एनिमे में काफ़ी खुश हैं। गो वॉच दिस एनिमे। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये रिव्यू मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो लाइक कर दो ऑब्वियसली, इफ़ यू डिडंट लाइक द वीडियो तो अनलाइक कर दो। दोनों से ही मुझे खुशी मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो। और बाकी डिस्कॉर्ड पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। और जिससे पहले कि सारे लोग बोलें कि डिस्कॉर्ड पे तो आप बात नहीं कर रहे, डिस्कॉर्ड पे होनी, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकती, बट हम वापस डिस्कॉर्ड पे दोबारा तमीज़ से आ रहे हैं। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई थी विच आई कांट डिस्कस इट हेयर, बट आई विल डिस्कस इट ऑन डिस्कॉर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस आउट।